हे एवरीवन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूपीपीसीएस की जो मेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं ना, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा GS 5 का 2025 का पेपर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हम क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। फिर इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो GS 5 का 2025 वाला जो पेपर है वो हमारा फाइनल हो जाएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बोला है इस वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने क्वेश्चन में ही हाईलाइट करके दिया है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स पहले आप ट्राई करोगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन फिर मैं समझाऊंगी कि हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन ने पूछा क्या है और हम कैसे आंसर को फ्रेम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। हाउ डिड सिटीज़ ऑफ मेरठ, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी in Uttar Pradesh contribute to the 1857 revolt, and what were the key events that took place in the state during the pivotal period। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले आप अंडरलाइन करते जाओ। आपको आंसर वही देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उतना ही टाइम होता है, उतने ही वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन डिकोड करो, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दो। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिटीज़ है ना, आपको ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक पूछा है सिटीज़ के बारे में, तो इन चारों सिटीज़ का मेंशन आपके आंसर में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, एक भी मिस हुआ, तो आपके मार्क्स भी वहाँ पर मिस हो जाएंगे, याद रखना। मेरठ, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी, ठीक है, इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया हमारे 1857 के रिवॉल्ट में। सबसे पहले आपको क्या बताना है, इन चारों रीजन्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या की इवेंट्स रहे उस टाइम में दैट टुक प्लेस इन द स्टेट ड्यूरिंग दिस पाइवटल पीरियड, मतलब क्या क्या की इवेंट्स हुए थे उस टाइम पे, है ना, ये आपको बताने। मीन्स दो पार्ट है, पहले इन सिटीज़, ये जो चारों सिटीज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन बताना है टुवर्ड्स 1857 रिवॉल्ट, और क्या की इवेंट्स हुए थे उसके बारे में बताना है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं कि आप एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आंसर में क्या क्या पॉइंट्स हमारे मेंशन होने चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात है 1857 रिवॉल्ट के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना। यूपी में हमें 4 स्टेट्स सिटीज़ के बारे में पूछा है, सॉरी स्टेट्स नहीं सिटीज़, है ना। मेरठ, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी, इन चारों का नाम आना ही चाहिए। क्या हुआ था, अब आप खुद सोचो, है ना। मेरठ वाला तो हमारा रीज़न था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मिलिट्री म्यूटिनी हो रही थी। लखनऊ में आप देखो तो बेगम हजरत महल वाला रोल आ जाता है, तो मीन्स पॉलिटिकल रेसिस्टेंस था कि उन्होंने अपने बेटे को बोला था कि नहीं यही एक्चुअल मतलब शासन चलाएंगे हम, मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे, है ना, तो पॉलिटिकल रेसिस्टेंस था। आप झांसी में भी यही चीज़ देख सकते हो, है ना, कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी इसीलिए लड़ी थी कि मेरे बेटे का ही अधिकार है। और क्या हुआ, पॉपुलर अपराइजिंग भी हुई, है ना, सब लोग सपोर्ट में आ गए ना। तो ये आपको सारे वर्ड्स मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉर्ट में। आपको देखो मेरठ में क्या होगा कि आउटब्रेक हुआ यहीं से था, सिपोई म्यूटिनी, ठीक है। डेट याद रखनी है आपको इसकी, है ना, क्योंकि आप लिख दोगे तो थोड़ा बेटर लगता है। ये की इवेंट्स हैं ऐसे, 10 में 1857 को हुआ था, फिर ये कहाँ दिल्ली तक आ गए थे, है ना। फिर लखनऊ में अवध वाला रीजन आपको याद रखना है, बेगम हजरत महल, इनके बेटे ब्रिटिश कादिर, है ना, रेजिडेंसी को सीज कर दिया था, है ना, जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे आ गए तो उसको क्या कर लिया था उन लोगों ने, घेर दिया था, उनको वहीं पे रोके रखा। कानपुर की अगर हम बात करें तो नाना साहिब को आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश एंट्रेंचमेंट याद रखना है, और सती चौरा घाट को आपको याद रखना है। मतलब ये वो वाला रीज़न था जहाँ जो ब्रिटिशर्स थे ना वो नदी के रास्ते से निकल रहे थे सेफली, वहाँ पे भी क्या हो गया था, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट की इवेंट जो पूछ रहे हैं ना, हम ये मेंशन करेंगे। झांसी में तो सबको ही पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट में था, आर्म्ड रेसिस्टेंस था, लड़ी थी वो, है ना, काफ़ी अच्छे से। ग्वालियर में क्या हुआ फिर, वो फाइनली जब मतलब वो उनकी डेथ हो गई तो ये ग्वालियर तक हुआ, है ना। अब यूपी एज अ होल देखना है तो आपको सिपोइज भी लिखने पड़ेंगे, तालुकदार्स लिखने पड़ेंगे, पीजेंट्स, रूलर्स, ये चारों का रोल था, चारों को आपने मेंशन किया। मीन्स क्या था, अगर हम देखें तो सिंपल किसी पर्सन का नहीं था, वाइड स्प्रेड रेसिस्टेंस था। ओके, तो कीवर्ड्स क्या क्या चाहिए, 1857 इन यूपी, मिलिट्री रिवॉल्ट था, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस था, और पॉपुलर मोबिलाइजेशन था। ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। ये सारे वर्ड्स अगर आपके आंसर में होंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
चलिए अब डिटेल में हमारे आंसर को देख लेते हैं कि कैसे लिखना है आपको ये आंसर। अब देखो ये हमारा क्या है, इंट्रो वाला पार्ट है यहाँ तक कि यूपी क्या है, प्रिंसिपल थिएटर था। मतलब ये देखो ना कि मेरठ से ही स्टार्ट हुआ, मेरठ किसका है, यूपी का पार्ट है। तो जो हमारा यूपी था वो क्या था, मेन रीज़न था हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, जहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री डिसकंटेंट था, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रीवेंसेस थे। मतलब ये हमारी जनरल लाइन है जो हम बता दे रहे हैं कि हाँ यूपी हमारा मेन पॉइंट था। यहाँ पर हमारे सिंपल कोई एक फैक्टर नहीं था, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल मिलिट्री डिसकंटेंट सारे फैक्टर्स थे। मेरठ ने क्या किया, इस रिवॉल्ट को ट्रिगर किया, जबकि लखनऊ कानपुर एंड झांसी क्या हुए, मेजर सेंटर बन गए थे इस रेसिस्टेंस के। ओके, अब हम हर स्टेट को, स्टेट निकला है मेरे मुंह से, आई एम सॉरी, सिटीज़ को, है ना, क्योंकि स्पेसिफिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको सिटीज़ के बारे में बताना है, तो हम एक एक सिटी के बारे में बताएंगे। अब देखो मेरठ में क्या हुआ, स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट तो यहीं से हुआ था ना, चिंगारी तो यहीं से भड़की थी। तो 10 मई 1857 की डेट आपको याद रखनी है कि क्या किया था, जो सोल्जर्स हैं ना उनको पनिशमेंट दिया था। एग्जैक्टली आपको नंबर्स याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आप सोल्जर्स डाल के कर सकते हो, है ना। कि उन्होंने क्या किया था, जो कंट्रोवर्शियल जो कार्टेज वाला सिस्टम चल रहा था ना, उन्होंने बोला था कि हम तो नहीं खींचेंगे मुंह से, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदू मुस्लिम्स वाली चीज़ थी, उसमें बोला था जो वो कार्टेज थी कि उसमें जो पिग है एंड काउ है उनको यूज़ किया गया, उनके मांस को। इसलिए क्या था, ये लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, बट ये बोल रहे थे ब्रिटिशर्स की यूज़ करो, तो उन्होंने यूज़ नहीं किया था इंडियन सोल्जर्स ने, तो उन्होंने क्या किया था, उसके अगेंस्ट में उनको पनिशमेंट दिया था। तो ये उसके अगेंस्ट में शुरू हुआ था कि जो पनिशमेंट मिली थी उसके लिए इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया था। आउटब्रेक क्या हुआ, अब देखो कि जो रिबेल्स थे उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स को इम्प्रिजन कर दिया, जो जिनको पनिशमेंट मिली थी उनको खोल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ पर अटैक किया और ये दिल्ली तक चले गए थे। सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे इस रीज़न का, तो स्टार्टिंग तो यहीं से हुई ना, ओपन बिगनिंग हो गई थी हमारी 1857 रिवॉल्ट की। अब देखते हैं लखनऊ, सेंटर ऑफ अवध रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको पता है कि अवध का क्या हुआ था, नेक्सेशन हुआ था, ब्रिटिश ने नेक्स्ट किया था 1856 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट था, चाहे वो रूलर्स हों, तालुकदार्स हों, सोल्जर्स हों या पीजेंट्स हों, सब में। अब एक सेकंड में यहाँ पे आपको रोकूंगी, ये जो हमारा तालुकदार वाला क्वेश्चन है ना, 2024 में भी पूछा गया था। इट मीन्स आप देख रहे हो थीम भी रिपीट होती है ना, क्योंकि इस वही है हमारा ना, स्टैटिक है, स्टैटिक में हमारा है वही बेसिक चीज़ है। तो आपको थीम्स को कनेक्ट करना है कि अच्छा मीन्स 1857 रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1857 का रिवॉल्ट एंड उसके सारे डायमेंशंस आपको देखने पड़ेंगे, है ना। जब हम करेंगे सिलेबस को भी मैं जब और डिटेल में करवाऊंगी आफ्टर प्री, तो वहाँ पे हम एक एक टॉपिक के सारे डायमेंशंस कवर कर लेंगे, कि मीन्स आपके 1 पेजर नोट्स वहाँ पे भी आएंगे। जैसे अभी हम प्री के लिए कर रहे हैं ना, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, पॉलिटी का चल रहा है, आज फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुका है, वैसे ही हम प्री के बाद जब मेंस पे पूरा फोकस करेंगे तो हम मेंस की क्लासेस भी इसी तरीके से लेंगे कि एक टॉपिक और सारे के सारे उसके जितने भी डायमेंशन है, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम ख़त्म करेंगे, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब बेगम हजरत महल ये थी, है ना, इन्होंने रेजिस्टेंस को लीड किया था जब वाजिद अली शाह थे, जब उनको रिमूव कर दिया था। फिर ब्रिजेश कादिर, इनको प्रोक्लेम किया गया था कि यही रूलर हैं अवध के, किसके लीडरशिप में, बेगम हजरत महल के, क्योंकि वो छोटे थे। लखनऊ रेजिडेंसी, जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी ना, उनको घेर के रखा था, जितनी भी हमारी जो रिबेल फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे रुके हुए थे ब्रिटिश, है ना, उनको क्या कर दिया, घेर के रख दिया, प्रोलॉन्ग्ड सीज, काफ़ी लंबे समय तक। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किस चीज़ में, जो लोग थे ना उनको मोबिलाइज किया था इस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में। अब देखते हैं हम कानपुर से कौन थे, तो लीडरशिप यहाँ पे देखने को मिली थी नाना साहिब की। नाना साहिब का इम्पॉर्टेंट लीडर निकल के आए यहाँ से। ब्रिटिश एंट्रेंचमेंट हुआ, जो मतलब यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश थी किसके अंडर में थी उस टाइम पे, व्हीलर के अंडर, है ना, उनको भी क्या किया, घेर के रखा था काफ़ी समय तक। फिर हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, सती चौरा घाट, यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश फोर्सेस को ना सेफली निकाले थे, इवैक्यूएट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, मतलब वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ था, तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाद में क्या हुआ, जब कानपुर को दोबारा से कैप्चर कर लिया गया, तब भी क्या हुआ, रिबेल्स एंड सिविलियंस क्या करते रहे, काफ़ी इन्होंने कन्फ्रंटेशन किया, कन्फ्रंटेशन मीन्स रिवोल्ट करते रहे। झांसी के बारे में बात करते तो ये तो हमारा अलग ही एपिसोड था, है ना, सिंबल था हीरोइक रेजिस्टेंस का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, यहाँ पे आपको देखना है कि झांसी को क्या किया, अनेक्स किया गया था,
इसके अगेंस्ट में क्या होता, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुरा लगा है ना, रिसेंटमेंट जागा। रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि नहीं, मैं मेरी झांसी को नहीं दूंगी। उन्होंने क्या किया, रेसिस्टेंस किया और झांसी को डिफेंड किया ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में। मिलिट्री रेसिस्टेंस हुआ था। उन्होंने क्या किया था, लड़ी थी ना वो, तो वो क्या था, मिलिट्री रेसिस्टेंस था। और उन्होंने बाद में तात्या टोपे जी के साथ भी फोर्सेस को ज्वाइन किया था। फाइनल फेज की बात करें तो एक ग्वालियर तक चला और वो लड़ते लड़ते फिर शहीद हो गई थी। लेगेसी की बात करें तो आप देखो कि मतलब जब भी आपका 1857 का क्वेश्चन आएगा ना, 1857 रिवॉल्ट पर, आपको रानी लक्ष्मीबाई को नहीं भूलना है। एंड ऑल्सो अगर वीमेन पर रिलेटेड आप ऐसे लिख रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे में अपन के पास 3 ऐसे लिखने होते हैं एंड अपन के पास ऑप्शन होते हैं। अगर आप वुमेन वाला चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको रानी लक्ष्मीबाई का एस्पेक्ट ऐड करना ही करना है, क्योंकि आप जब भी ऐसे लिखते हो तो अलग अलग डायमेंशंस को कवर करना है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, हीरोइक लेगेसी में आपको नाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लिखते हैं। तो ये पॉइंट तो आप मिस ही नहीं कर सकते हो ना, अगर इतना कोई इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है कि लेगेसी कहती है ये एक हमारा एंड्यूरिंग सिंबल है, किसका, करेज का, रेजिस्टेंस का और विमेंस लीडरशिप का। ओके, अब बाकी के ये 4 तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये हम क्रिस्प में बता देंगे। अभी मैंने आपको बताया, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है, बट आप क्या करोगे जब एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, तो आप शॉर्ट में इनके 1-2 एग्जाम्पल देके और एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दीज मेंशन्ड सिटीज वी हैव फॉलोइंग अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स टू, लाइक बरेली, फैजाबाद, आजमगढ़, अवध कंट्री साइड, इलाहाबाद एंड ईस्टर्न यूपी। तो यहाँ पे आप एक एक नाम मेंशन कर दीजिए। जैसे बरेली लिखा, ब्रैकेट में खान बहादुर खान लिख दीजिए, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, अच्छा आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है। फैज़ाबाद में कौन इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशनरी लीडर थे जो इमर्ज हुए, वो कौन थे, हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह। आजमगढ़ से आपको याद रखने हैं कुंवर सिंह को। एंड अवध कंट्री साइड में आपको ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी हमारा हो गया है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। एंड इलाहाबाद एंड ईस्टर्न यूपी में भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट हुआ था। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट कैसा था। अभी हम ऊपर देख चुके हैं, ये वही चीज़ें आ रही हैं। मिलिट्री रिवॉल्ट हुआ, पॉलिटिकल भी था, एग्रेरियन भी था क्योंकि पीजेंट्स एंड तालुकदार्स भी आ गए थे यहाँ पे, पॉपुलर था क्योंकि लोग भी आए ना साथ में, टाउन्स एंड सिटीज़ से भी लोग निकल के आए। तो हम क्या बोलेंगे कंक्लूजन में क्या था। अब देखना, ये वाली लाइन मेरे को बहुत ही पसंद है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है। मेरठ ने क्या किया, स्पार्क को प्रोवाइड किया, बट लखनऊ ने क्या किया, जो अवध का रेजिस्टेंस था उसको जिंदा रखा, सस्टेन किया। और कानपुर क्या बन गया, एक मेजर रिबेल सेंटर बना। और झांसी ने प्रोड्यूस किया क्या, हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्यूरिंग सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, तो मतलब हमने जो चारों रीज़न थे उनका नाम दे दिया, और जो उनका स्पेशल पॉइंट था ना कि हाँ मेरठ से स्टार्ट हो रहा था, लखनऊ में चला, कानपुर एक मेजर रिबेल सेंटर बना, और झांसी तो आज तक के एक लेगेसी का हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे नाम मेंशन हो गए। मतलब इस तरीके की आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मतलब क्रक्स देना पड़ेगा, है ना, तभी थोड़ा सा सही लगता है। तो हम क्या बोलेंगे, टुगेदर ये सारे के सेंटर्स जो थे यूपी ने, इसको हार्टलैंड बना दिया 1857 अपराइजिंग का, और क्रूशियल चैप्टर बन गया इंडिया की एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में, सॉरी, है ना। तो आई एम होपिंग कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है, एल्यूसिडेट द सिग्निफिकेंस बताना है हमें किसका, बिरहा एंड कजरी फोक सॉन्ग्स का। किसके टर्म्स में, कल्चरल लाइफ में, है ना। यूपी का ही तो पेपर है ना, तो यूपी तो हो गई होगा। GS5 GS6 में तो आंख बंद करके चलो, यूपी पर बेस्ड ही लिखना है। अगर नहीं भी पूछ रहा है तो भी आपको यूपी बेस्ड ही आंसर लिखना है। ओके, आइए अब देखते हैं कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले हमसे पूछे ये बिरहा एंड कजरी, तो आप कुछ और तो करोगे नहीं, बिरहा एंड कजरी के बारे में सबसे पहले बताओगे कि एक्चुअली बिरहा एंड कजरी है क्या। फिर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे कि एग्जैक्टली बिरहा एंड कजरी में क्या, मतलब पहले बिरहा एंड कजरी का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्या है, फिर उसके बारे में आप बिरहा के बारे में अलग समझाएंगे, कजरी के बारे में आप अलग समझाएंगे, एंड फिर आप क्या करोगे, जो मतलब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है कल्चरल लाइफ पे, उसको बताना है ना। तो देखो, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पूर्वांचल रीजन से हैं, ओरल ट्रेडिशन है, इमोशंस बताते हैं, है ना, ये हमारी सोशल मेमोरी है, कब से चली आ रही है, और ये क्या है, रीजन की आइडेंटिटी है। जैसे मैंने बोला ना पूर्वांचल, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो हमारा यूपी का जो मैप है ना उसको ड्रॉ करोगे, यहाँ वाले रीजन को
और थोड़ा सा इसको बना दो, है ना, इस वाले रीजन को आप ऐसे हाईलाइट कर दोगे तो ये क्या पता चलेगा कि ये हमारा जो पूर्वांचल वाला रीजन है वो, और ये जो हमारा जो बिहार वाला थोड़ा सा रीजन आ जाता है ना, आपको वो मेंशन कर देना है भोजपुरी वाली साइड के लिए। तो इससे क्या होगा, देखो थोड़ा सा डेपिक्शन भी दिखेगा, एग्जामिनर को लगेगा अच्छा आप मैप के थ्रू भी रीजन समझा रहे हो। ओके, मतलब यही होते हैं ना जो मार्क्स आपको एज देते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स आप फैच कर सकते हो ये। अब देखो हमें बताना है बिरहा क्या है, तो बिरहा आपको याद रखना ये सेपरेशन वाली फीलिंग के लिए होता है कि बिरहा एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा सैडनेस वाली चीज़ के लिए होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो दिखा रहे हैं कि सोसाइटी कैसी है, थोड़ी पोवर्टी है ना, मतलब पोवर्टी है, वहाँ पे लोगों को अपने काम के लिए माइग्रेट होके जाना पड़ रहा है, तो माइग्रेशन बता रहा है, अकेलापन लॉन्गिंग को बता रहा है, सोशल रियलिटीज़ क्या है कि पोवर्टी है, तभी तो लोग जा रहे हैं बाहर जॉब करने के लिए, तो इस सब के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा भोजपुरी कल्चर जो पूर्वांचल कल्चर है वहाँ पे होता है ये। अब कजरी, कजरी हमारा मानसून से रिलेटेड है, ये मेनली विमन वाली चीज़ होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, तो यहाँ पे लव, सेपरेशन, विमेंस वॉइस, ये सब आता है। मानसून मीन्स श्रावण वाला रीजन हो गया, और ये हमारे कहाँ पे होता है, यूपी के पूर्वांचल रीजन में ये फॉलो होता है मेनली। अब देखो इसका कॉमन सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है कि क्या है, गा रहे हैं ना हम, तो ओरल हिस्ट्री है। वर्ड्स हमारे देखो भोजपुरी एंड पूर्वांचल वाले रीजन्स को यूज होते हैं, मतलब जो मेनली भोजपुरी डायलेक्ट होता है वो यूज़ होता है, तो डायलेक्ट अलग है, कम्युनिटी को जोड़ के रख रहा है, आज तक हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमारा फोक कल्चर है, एंड क्या ये कल्चर को कंटिन्यू कर रहा है, आज तक कंटिन्यूटी को मेंटेन किया हुआ है। तो कीवर्ड्स में आपके क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए, फोक सॉन्ग्स होने चाहिए, कि ये इमोशन है, मेमोरी है, आइडेंटिटी है, और क्या है, सोशल एक्सप्रेशन है, तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट्स हैं। ओके, अब हम डिटेल में हमारा आंसर देख लेते हैं कि अब क्या आ जाएगा, जो बिरहा एंड कजरी है ये क्या है, इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग ट्रेडिशंस है हमारे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, पर्टिकुलरली हमारा जो ईस्टर्न यूपी है एंड भोजपुरी जो पूर्वांचल रीजन है, कल्चरल रीजन वहाँ का। ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, डायलैक्ट्स हैं, कलेक्टिव मेमोरी है रूरल कम्युनिटीज़ की, उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये आप शॉर्ट में बता देंगे, काम हो जाएगा। अब आपको बिरहा के बारे में बताओगे, तो बिरहा क्या है, ये थीम किस पर है, अलग, सेपरेशन पे, लॉन्गिंग, लव एंड इमोशनल पेन है, माइग्रेशन को दर्शा रही है ना, कि लोग अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं लाइवलीहुड के लिए। रीजनल एसोसिएशन, अभी देखा कि पूर्वांचल और भोजपुरी स्पीकिंग एरियाज़ में है मेनली। परफॉर्मेंस, सोलो सिंगिंग होती है, डायलॉग्स हैं, मतलब वर्ड्स होते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव फॉक परफॉर्मेंसेज भी होती है। सोशल कमेंट्री, मतलब लोग बता क्या रहे हैं ना, पोवर्टी, माइग्रेशन, फैमिली रिलेशंस, रूरल लाइफ, और कल्चर का क्या है, प्रिजर्वेशन, मतलब भोजपुरी डायलेक्ट्स को आज भी जिंदा रखे हुए हैं ना, ओरल ट्रेडिशन है, फोक नैरेटिव्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे आपके ये इसमें बिरहा में। अब आते हैं हमारा कजरी वाला पॉइंट। कजरी बताया कि हमारा मानसून से रिलेटेड है, तो सीजनल एसोसिएशन है, तो मानसून और जो श्रावण सीजन होता है अभी जो चल रहा है हमारा, उस टाइम पे ये फॉलो किया जाता है। थीम क्या है, वही लव, सेपरेशन, लॉन्गिंग एंड जॉय एसोसिएटेड विद रेंज। मेनली बस ये वर्ड याद रखना कि वुमेन्स एक्सप्रेशन, ये ट्रेडिशनली ऑफर्ड वुमेन अ कल्चरली एक्सेप्टेड मीडियम टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेशन। ओके, सॉरी, तो आपको वुमेन्स के एक्सप्रेशन को ये क्या करता है, शो कर रहा है। फिर वही रीजनल पॉइंट है ना, रीजनल सेंटर है, तो याद रखना कि पर्टिकुलरली कहाँ पे फेमस है ये, मिर्जापुर, वाराणसी एंड सराउंडिंग ईस्टर्न यूपी वाले पार्ट में। परफॉर्मेंस ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे तो एसोसिएटेड है किससे, कजरी फेस्टिवल हो गया, लोग साथ में मिलते हैं, फॉक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तब, है ना। कल्चरल सिम्बोलिज्म, वही देखो कि मॉनसून, ग्रीनरी, लव एंड रूरल लाइफ को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब दोनों को अगर देखोगे आप साथ में, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस है क्या, इमोशंस दिखा रहा है ये, है ना, सोशल लाइफ को दिखा रहा है, लिंग्विस्टिक है क्योंकि वही डायलेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं इनके, हिस्टोरिकल है क्योंकि फोक मेमोरी है, कम्युनिटी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको शो कर रहे हैं, सब लोग साथ में आ रहे हैं, एक आइडेंटिटी है कि हमारा पूर्वांचल और भोजपुरी कल्चर की आइडेंटिटी है, और कंटिन्यूटी तब से चली आ रही है एंड आज तक चल रही है। तो आप इसमें से ये सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिएगा, वरना मिनिमम 5 तो आप लिख ही दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये मैंने सिर्फ आपके याद के लिए बनाया है, आप चाहो तो इस वाली फॉर्म में या फिर जो ऊपर वाली फॉर्म में है, मतलब या तो टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइम उतना ही होगा आपके पास एग्जाम में। बस ये आपको याद रहे दोनों फॉर्मेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे भी टेबलर फॉर्मेट में दे दिया है कि ये किस पर फोकस कर रहे हैं, कि किस रीज़न से रिलेटेड है, किस इवेंट से रिलेटेड है। तो ये सब वही वाले पॉइंट्स हैं जो ऊपर बोले हैं, वही वाले शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए मैंने।
इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि जो बिरहा है वो तो हमें ये बता रहा है ना कि सेपरेशन और सोशल रियलिटीज़ है उसको आवाज़ दे रहा है, उसकी बता रहा है, जबकि जो कजरी है वो क्या कर रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट वाला फैक्टर है, जो मानसून है, उस वाले फेज़ में जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे लव के हों, चाहे लॉन्गिंग के हों या कल्चर मेमोरी है, उसको दिखा रहा है। और साथ में अगर हम देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ओरल हेरिटेज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और यूपी का इमोशनल लैंडस्केप। ओके, तो हमेशा काम कीजिए अपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे, ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए, है ना, कि जैसे ही आएगा आप लिख दोगे। एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक को एक्टिव कर लेना, मतलब उतनी प्रैक्टिस, पढ़ना भी उतनी बार है और लिखना इतनी बार है कि आपका हाथ खुद चले, है ना, आपका हाथ बता रहा है दिमाग को, मतलब ऑब्वियसली नहीं होता कि दिमाग हाथ को सिंबल देता है, बट आप इतना लिख चुके होते हो ना कि आपके हाथ को आदत हो गई है। इट मीन्स डायरेक्टली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो लिखते जाता है। ओके, आपको बस वो वाली प्रैक्टिस करनी है, अभी नहीं घबराना है। अभी क्या करना है कि इस वाली क्लास को आप लेते चलिए, जो हमारे PYQs हैं कोशिश कीजिए कि अक्टूबर तक, एंड ये हो जाएंगे। आप अगर मेरे साथ साथ क्लासेस कवर करते जाओगे ना, तो मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि अक्टूबर तक आपका GS5 के जो PYQs हैं, 3 साल के हमारे पास, GS6 के PYQs, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हुआ था, तो 3 साल के पेपर हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, इन तीनों साल के पेपर को हम कंप्लीट करेंगे, साथ में GS4 को कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया ना आपका अक्टूबर तक, इट मीन्स आपकी मेंस की टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि 1, 2, 3 जो आपके होते हैं GS के पेपर, वो आपके प्री से भी थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं। मीन्स आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी थोड़ा पढ़ा होता है ना, तो वहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो। और अगर आपने GS5 और GS6 मेंस वाला पढ़ लिया, तो वो आपके प्री में काम में आएगा, जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए इनको तो आपको कवर करना है, भले ही आप GS4 को, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्री को ज़्यादा टाइम देना है, GS4 को भले ही थोड़ा सा आप स्किप कर दो या बाद में कर लेना, बट मेरा यही है कि अक्टूबर तक हम, अगर आप क्लासेस मेरे साथ लेते जाओगे, हम अक्टूबर तक आराम से GS5, GS6 और GS4 कंप्लीट कर लेंगे अलॉन्ग विथ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की सारी क्लासेस वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। हाँ, एक जो हमारा जो स्टोन एज बचता है उसको मैं किसी संडे को फ्री होकर अपलोड कर दूँगी, ऑल्दो बाकी की सारी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इस पर बेस्ड MCQs वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी, और इस पर मतलब जो हमारी 1 पेजर क्लासेस है वो भी, और मैराथन भी, दोनों अवेलेबल है वहाँ पे। पॉलिटी में भी हमने, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने कहाँ तक कर लिया, फंडामेंटल राइट्स तक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ चलेगा, मतलब जो मेजर सेक्शन है ना जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसकी भी मैंने जो 5 क्लासेस हुई थी मेन वाली, उनका भी मैराथन बना के डाल दिया है, जिससे आप मतलब देख सकते हो, आपको इशू ना आए। बस आप उनको कंप्लीट कीजिए, MCQs वाली क्लास को भी लीजिए, तो देखिए आपका प्री भी साथ में चलता जा रहा है, यहाँ पे आपका मेंस भी चलता जा रहा है, और संडे टू संडे मैं आपका जो दृष्टि करंट अफेयर्स होता है, आई दृष्टि वाला, तो नेशनल अफेयर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब एक क्लास ऑलरेडी उसकी हो चुकी है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी नेशनल वाले पार्ट की, एंड इस वाले संडे को आपकी जो सेकंड क्लास आ जाएगी, जिसमें आपका पूरा नेशनल अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मीन्स आप सोचो कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, तो दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है कि आज ये भी कर लें, आज वो भी कर लें, नहीं भाई। पहले देखो, मैंने आपको बहुत पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो दी थी, है ना। स्ट्रेटजी वीडियो एक्चुअली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ देना, क्योंकि देखो हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पता होती हैं, बट और सिर्फ इसलिए कि कई बार कहते हैं हमारे पास गाइडेंस नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को उठाना चाहिए, किस चीज़ से पर फोकस करना चाहिए, बस इसलिए मैंने सिर्फ वो स्ट्रेटजी वीडियो दी थी। स्ट्रेटजी वीडियो में भी मैंने क्या बताया था कि हमेशा अपनी प्रिपरेशन को क्या करो, रिवर्स से देखो। अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो ना, नॉट जस्ट फॉर द एग्ज़ाम बट फॉर योर लाइफ, हमेशा ध्यान रखना किसी भी चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हो, हमेशा अपने टारगेट को देखो कि टारगेट कब है। हमारे पास डेट क्या है एग्ज़ाम की, 6 दिसंबर, अभी इस वाले एग्ज़ाम के लिए। हमेशा अपनी प्लानिंग करो, अच्छा 6 दिसंबर को तो एग्ज़ाम ही है, 5 दिसंबर को मेरे को जाना है, क्योंकि हमें हमारे वाले जो सिटी है उसमें तो सेंटर मिलेगा नहीं, हमें जाना है। इट मीन्स 5 को हमें जाना पड़ेगा, या तो 6 को अर्ली मॉर्निंग जाएंगे या 5 को निकल जाएंगे। नॉर्मली दूरी पड़ता है तो लोग पहले ही चले जाते हैं 5 को, तो आप 5 को भी कुछ नहीं कर पाओगे। इट मीन्स आपके पास 4 तक का टाइम है ना, क्योंकि आप अपना एडमिट कार्ड भी निकालोगे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखोगे, है ना। अब हो सकता है, देखो कभी तबीयत भी ख़राब होती है हम लोग की, कुछ और पर्सनल सिनेरियोज आ जाते हैं। इट मीन्स मैं क्या बोलूँगी, 1, 2, 3 को आप बफर मान के चलो कि आपको सिर्फ 1 से लेकर 4 तक, 5 को तो आप काउंट ही मत करो, है ना। 1 से लेकर 4 तक को आपको बफर मान के चलना है कि मेरे को सिर्फ
मैक्स 2 घंटे मिलेंगे सिर्फ रिवाइज के लिए, तो मुझे इससे पहले सब खत्म करना है। तो आप देख रहे हो, अगर आप अभी से सोचते तो आप क्या बोलते यार 1 से 6 तारीख तक तो हम ये कर लेंगे, 6 को पेपर है, चलो हम 1 से 5 तारीख तक तो ये रिवाइज कर लेंगे। नहीं, हमेशा उस चीज़ से चलो कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या सिनेरियो होगा। और हमेशा याद रखना, जब भी कुछ भी प्लानिंग करो तो खुद पर टफ ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है, मतलब कोशिश पूरी करो जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि हाँ मैं किसी भी हद तक जाके ये चीज़ें कंप्लीट करूँगा जो मैंने लिख दी है। बट जब लिखो तो अपना लेवल देख के लिखना कि हाँ हम कितना कंप्लीट कर सकते हैं, क्या एक्चुअली चाहिए और क्या रियलिस्टिक है। ऐसा ना हो कि अभी तो 2 दिन का प्लान बना दो 12-13 घंटे पढ़ने का, फिर पता चले तबीयत खराब हो जाए। ऐसा नहीं, बी रियलिस्टिक, बी टारगेटेबल। इसलिए सबसे पहले बोला जाता है टारगेट बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद दिमाग कर दो बंद, फिर लग जाओ अपनी मेहनत पे। फिर वो गधा मजदूरी होती है ना कि अच्छा हम मेरे को टारगेट पता है कि मेरे को 15 दिन में अगर पॉलिटी करनी है, फिर मैं 15 दिन में पॉलिटी करूँगा या करूँगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप एक बार चाहो तो वो जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो है, मैंने रिवर्स स्ट्रैटेजी करके डाला हुआ है उसका, तो आप उसको देख सकते हो, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो यूज़ कीजिएगा। और बाकी ये होता है, देखो सबकी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी वो खुद की जो रियलिटीज़ हैं वो जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। बस जितना मेरी साइड से हेल्प हो सकता है वो मैं करूँगी। ओके, चलो हो गया बहुत ज्ञान आज के लिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पॉलिटी बेस्ड है। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमें डिस्क्राइब करने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किससे रिलेटेड हो, सेंटर स्टेट रिलेशन से। हमारा ये पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में अलग से चैप्टर दे रखा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सीधा उसके बारे में पूछा है ना। अब बोला है थ्रो लाइट ऑन इट्स रेलिवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये देखो तो सिंपल पॉलिटी का ही क्वेश्चन, आपका GS2 वाला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस के, और उसका रेलिवेंस बता देना है यूपी के टर्म्स में। ईजी है ये वाला क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं कैसे फ्रेम करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, सेंटर स्टेट रिलेशंस बताने हैं। रिलेशंस किस किस टर्म में होते हैं, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ बनाने की पावर में, एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, फाइनेंशियल में होगा, तभी तो हम वर्ड बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। एंड यूपी के टर्म में पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, यूपी का क्या करवाना है, हमको डेवलपमेंट करवाना है। अब हम अलग अलग पार्ट को देखेंगे, लेजिस्लेटिव कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे है, फाइनेंशियल कैसे है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी होते हैं, भूलना मत, है ना। इमरजेंसी में क्या होता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। यूपी का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और क्या क्या कीवर्ड्स होंगे। अब लेजिस्लेटिव देखो, ये आपके प्री के भी काम में आ गया कि ये सीधे सीधे जो मैच द कॉलम करके आ जाता है ना कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस की, वो किस आर्टिकल के अंडर है। तो याद रखना है आर्टिकल्स 245 से 255 डील करता है किसका, लेजिस्लेटिव पावर्स का। 7th शेड्यूल तो आपको पता ही है कि यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन में यूनियन का रोल होता है, स्टेट में स्टेट की पावर होती है, कंकरेंट में दोनों की पावर होती है, बट थोड़ा सा यूनियन के पास ज़्यादा पावर होती है ना। जहाँ पे डिसाइड नहीं होता तो किसके पास चला जाता है, यूनियन की बात सुनी जाती है ज़्यादा। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे तो याद रखना आर्टिकल्स 256 टू 263 डील्स करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डायरेक्शंस होंगे, इंटर स्टेट कॉपरेशन भी होता है। इंटर स्टेट मीन्स 2 स्टेट्स के बीच में। एक वर्ड और मैं बता देती हूँ ना, कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब 2 के बीच में, इंटर स्टेट मतलब 2 अलग स्टेट के बीच की मैं बात कर रहे हैं। इंट्रा की बात करें अगर मैं इंट्रा स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यूपी, तो यूपी के ही अंदर, है ना। तो ये याद रखना, इंटर स्टेट 2 स्टेट्स के बीच में, इंट्रा मतलब एक के ही अंदर, उसमें क्या बात हो रही है कि यूपी के सिटीज़ के बीच में क्या होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमारा। अब ये हो गया, फाइनेंशियल पावर्स को देखेंगे किस आर्टिकल में आती है, 268 टू 293। अभी मैं सोचना कि अभी हम रट लें, यस ट्राई करना कि देखो पहली चीज़ मैं हर क्लास में बोलती हूँ, है ना। अब मतलब ये तो याद रखो, मुझे हर क्लास में नहीं बोलना पड़े कि पेन और कॉपी हमेशा लेके बैठो। जैसे आपने देखा कि अच्छा मैंने ये वाली लाइन बोली है कि प्री में भी आ सकता है, तो उसको तुरंत लिख लो कॉपी में कि अच्छा लेजिस्लेटिव पावर इस आर्टिकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें, फाइनेंशियल इसमें। डेली 10 मिनट उसको रिवाइज करोगे ना सुबह उठ के, कैसे याद नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, डेली पेजेस पलटने हैं ना आपको, अपने आप याद हो जाएगा। ओके, मतलब कभी मत सोचो कि भाई ट्रिक से ही सारी चीज़ें याद होंगी। ट्रिक्स होती हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें रहें, बट ऐसा दिन ना आ जाए कि आपको ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक्स लगानी पड़े। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग चलेगा। एंड मेन चीज़ याद रखो, मेंस में आपको आंसर लिखने हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर रखना है।
तो फाइनेंशियल में हम क्या देखेंगे, टैक्स डिवॉल्यूशन, सेंटर होता है ना, स्टेट को देते हैं अमाउंट जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, वो ग्रांट्स दिए जाते हैं, फिजिकल बैलेंस बनता है, इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ऑलरेडी हमने देखा है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, ये सबको देखना है। ग्रेटर यूनियन रोल आ जाता है इस वाली कंडीशन में। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखो हमारे यहाँ पॉपुलेशन हाई है, हमें रुपए की नीड्स तो ज़्यादा है, ये फिजिकल नीड्स काफ़ी ज़्यादा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए, सिक्योरिटी भी इसी से मिलती है, स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती है, जैसे सुना होगा ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जो सेंट्रल खुद निकाल रही है ना, मतलब वो पूरा का पूरा खर्चा खुद उठाएगी। बट स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, याद रखना, सेंटर और स्टेट दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 60-40 का होता है, कि सेंटर देगा 60 और स्टेट देगा 40, तो स्पॉन्सर कर रहा है वो, ठीक है, उनका ही नहीं है, स्पॉन्सर है, ऐसे याद रखना। और हिली स्टेट्स में हमारे क्या हो जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्मली 90-10 का रेशियो रहता है। कीवर्ड्स आपके पास कौन कौन से आने हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस तो पता नहीं है आपको, कि ऑटोनॉमी रहती है, कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल फेडरलिज्म है, और इससे क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन है। अगर सब लोग आपस में साथ मिल के रहेंगे सेंटर और स्टेट, तो हमारा क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन मेंटेन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा डिटेल में इस आंसर को। तो देखो वही अपना बेसिक GS2 का ही पार्ट है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया एक फेडरल सिस्टम जहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वही है ना, हमारा फेडरल सिस्टम है विद अ यूनिटरी टिल्ट जो हम बोल देते हैं थोड़ा सा। अब इसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, कॉपरेशन है यूनियन स्टेट्स के बीच में। अगर हम यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यूपी का ही लिखना है, तो यूपी में ये जो प्रोविजंस हैं वो खासकर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेवलपमेंटल नीड्स भी काफ़ी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी, और हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो यूपी है वहाँ से क्या होता है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा है ना लोकसभा में, तो हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, हर रिलेशन को अलग देखेंगे। तो ऊपर बताया आर्टिकल 245 से 255 होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन में। 245 हमें बताता है टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, कि पार्लियामेंट किस पर लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर किस चीज़ पर लॉ बना सकता है। 246 ये सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता है, यूनियन स्टेट और दोनों के बीच में, वही कंकरेंट वाली चीज़ है ना। 7th शेड्यूल तो है ही है हमारा स्पेसिफिक। फिर आर्टिकल 248 ये रेसिड्यूरी पावर है, मान लो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जो अभी क्लासिफाइड नहीं थी, तो वो जो बची हुई जो लेजिस्लेटिव पावर है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, इसलिए तो हम बोलते हैं यूनिटरी टिल्ट है हमारा, ओके, क्योंकि स्टेट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स है। अब आर्टिकल्स आगे हमारे 249, 250, 252 एंड 253 ये पार्लियामेंट को इनेबल करता है कि आप स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो, पर कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस होती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए हमारे प्री के एग्जाम के लिए, बट मेंस में पूछा है तो आप इतना लिखोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ आप आर्टिकल बता रहे हो, आपने उसके बारे में भी बता दिया, कि हर ऐसा नहीं कभी भी लग जाएगा, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे हमारा क्या कर सकता है, पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी अपना लॉ बना सकता है। अब देखते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अब यहाँ पे देखना कौन से आर्टिकल में, 256 से 263। तो यहाँ पे क्या होगा, 256 में वो कंप्लायंस होता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है स्टेट को वो फॉलो करना है। अदरवाइज हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट लॉ वगैरह लगा देते हैं ना वो, कि जब स्टेट मशीनरी सही से काम नहीं कर रही, तो वो वाला पॉइंट है कि क्या करना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है स्टेट को उसको इंश्योर करना पड़ेगा। आर्टिकल 257 क्या बोलता है, ये यूनियन डायरेक्शंस देता है स्टेट को ना, कि कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो यूनियन देगा स्टेट्स को। 258 हमारा है कि वो फंक्शन करने को बोल सकता है स्टेट को। आर्टिकल 262 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PYQs में सीधा आया है कि आर्टिकल 262 डील्स विद, तो याद रखना इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, और ये हर बार न्यूज़ में चलता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग वाले आंसर हैं, कॉलोइंग कह रही हूँ सॉरी, मैच द फॉलोइंग वाले आंसर हैं, या मैच द कॉलम वाले, कि आपको ये नोट करने कि आर्टिकल 262 किससे डील कर रहा है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से, वाइल ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 263 डील्स विद द इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन, ओके। अब आता है आर्टिकल 312, ये तो पता होता है, UPSC से पता होता है, तो ये क्या करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन से डील करता है। अब आते हैं हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस पे, तो ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 268 से 293, यहाँ पे हमारा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है कि कितना टैक्स जो हमने कलेक्ट किया वो कितना यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आर्टिकल 280 ये हमारा फाइनेंस कमीशन से डील करता है, फाइनेंस कमीशन ही क्या रिकमेंडेशन देती है ना, कि कितना स्टेट को जाना चाहिए,
क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा देखेंगे ना फाइनेंस कमीशन, तो हम पढ़ेंगे, और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी आई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम अच्छे से कवर करेंगे आगे चल के हमारी क्लासेस में, तो वहाँ से आप और पॉइंट्स को अपडेट कर लीजिएगा। अब देखो आर्टिकल 275 ये ग्रांट इन एड से डील करता है। जीएसटी फ्रेमवर्क जो हमारा आर्टिकल 256A, 269A, 279A, तो ये भी क्या है, शेयर टैक्सेशन पावर्स हैं और जीएसटी काउंसिल से डील करता है। अब बोरोइंग्स होती हैं, अगर मान लो से स्टेट को कुछ चाहिए है ना, कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, तो किससे बोलेगा, यूनियन से बोलता है, तो ये इधर डील करता है कौन से आर्टिकल्स, 292 से 293 तक, तो ये बोरोइंग से डील करता है यूनियन एंड स्टेट्स की। एंड वन मोर थिंग, जो यूनियन होता है वो भी बोरो कर सकता है, इंटरनेशनली भी स्टेट्स भी हमारा बोरो करता है, मेनली किससे, यूनियन से। ओके, अब आते हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस पे, तो आर्टिकल 352 किससे डील कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी से। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से, वही जो मैंने बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फॉलो नहीं होगी स्टेट में तब लग जाता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से, ये तीनों आर्टिकल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी आपको नोट करना है। अब सिंपल सा अगर हम बोलें कि देखें कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, नेशनल यूनिटी की बात हो रही है, जबकि क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर को भी रिटेन किया हुआ है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, रेलिवेंस पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपी, हम बोलेंगे फिस्कल फेडरलिज्म, जो हमारा फिस्कल प्रोविजंस हैं वो डील हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, टैक्स डिवॉल्यूशन हो रहा है, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स मिल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूपी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, अभी बताया कि सेंटर क्या कुछ अमाउंट में देता है ना, 60-40 वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या था, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है, जितने भी हमारे हेल्थ का हो, हाउसिंग का हो, जितनी भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प होती है, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन होती है हमारी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मतलब मेंशन कर दीजिएगा। एग्रीकल्चर का हो गया, रिवर वाटर को मैनेज करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों, क्योंकि देखो लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा लोकसभा में, तो यूपी का क्या है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल है ना, चाहे वो नेशनल पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे हमारी फेडरल पॉलिटिक्स हो। अब चैलेंजेस क्या है, फिस्कल इम्बैलेंस, कई बार क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा कर देती है स्टेट, है ना, वो अपने खुद के जो रिवेन्यू पावर है उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है, बाकी चीज़ें कैसे डील करें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अब आपको क्या करना है, वो 40% देना है ना, सेंट्रल ने तो स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाल दी, उस टाइम पे भी कई बार इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आ जाते हैं। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस कोऑर्डिनेशन का इशू आता है। अब मान लो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो गया, अब सेंटर हर चीज़ में कंट्रोल कर रही है, तो क्या होगा, स्टेट बोलेगी कि भाई मेरी ऑटोनॉमी का है ना, तो उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। तो हमें एक क्या करना है, एक जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है, हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करना है। ओके, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अब अगर मान लो स्टेट और सेंट्रल पे सेम गवर्नमेंट है तब तो सही रहता है, बट अगर डिफरेंट गवर्नमेंट होती है ना, तो जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूनियन की आइडियोलॉजी अलग होगी, स्टेट की आइडियोलॉजी अलग होगी, तो थोड़ा वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, यूपी के लिए जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ का, हमारे डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए और गवर्नेंस के लिए। इसलिए जो इनका फंक्शनिंग है, हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए, स्टेट की ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, नेशनल प्रायोरिटीज़ भी बैलेंस रहे, और हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली जो वैल्यू है वो भी सस्टेन करती रहे। इसलिए इससे क्या होगा, हमारे यूपी का भी डेवलपमेंट होगा और इंडिया की फेडरल यूनिटी भी बनी रहेगी। ओके, आई एम होपिंग कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था, इजी था, क्योंकि सीधे सीधे GS2 जो पॉलिटी वाला पार्ट आप पढ़ चुके हो उसी में से था, तो आपको कुछ ये अलग नहीं लगा होगा। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो सीधे सीधे बोल रहा है, कंपोजिशन बताना है, पावर्स बतानी है एंड फंक्शंस भी बताने, किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब यूपी का पेपर है, यूपी ही होगा, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे सीधा पूछ लिया, तो अब हमें क्या करना है, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ा बताना है कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, कैसे इलेक्ट हो रहे हैं ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है। तो वही देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, हमारे स्टेट में क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर हम उसको सेंटर लेवल पर देखेंगे तो ये हमारी क्या है, लोकसभा ना। तो और आपको लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो आपको लोकसभा समझ में आ गया कि अच्छा ये क्या है, लोअर हाउस है, लॉ मेकिंग पावर है, लॉज बनाते हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या है, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी होती है उनकी, है ना, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है,
तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स आएंगे, कितने टाइम के लिए इनको मतलब चुना जाता है, इलेक्शन कितने टाइम के बाद होता है, यहाँ पे स्पीकर भी होंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली पर भी आ जाएंगे, तो आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट मी रिमूव दिस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली कितने मेंबर्स हैं, 403 मेंबर्स, क्योंकि कंपोजिशन पूछा है इसलिए आपको बताना पड़ेगा। ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लॉ मेकिंग पावर है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी रखती है, जैसे आपने देखा होगा ना कि बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, लोकसभा के पास और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी होती है, हम ये सब बता देंगे। अब सीधा पूछा है कि कंपोजिशन बताओ, पावर्स बताओ, फंक्शंस बताओ। कंपोजिशन में मैंने भी बताया 403 मेंबर्स हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, कि कौन कौन होते हैं इसमें, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर भी होते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर देखेंगे तो वही स्टेट लिस्ट पे आपका कंट्रोल है, कंकरेंट लिस्ट पे आपका कंट्रोल है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी तो लॉ मेक करेगी, बनाएगी, है ना, अमेंडमेंट्स लेकर आएगी, कुछ चेंज करना है तो, है ना, वो वाली पावर भी है। फाइनेंशियल अगर मैं देखूंगी तो बजट है, मनी बिल्स है, टैक्स लगाना है, उसको कलेक्ट करना है, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिव देखो उनसे क्वेश्चंस करेंगे, मोशंस लेकर आते हैं, डिस्कशन होता है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। अब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों को ही तो दिखा रहे हैं ना, वो लोगों का ही तो एस्पिरेशन है, लोग इनको डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, ये पीपल्स एस्पिरेशंस है। ये क्या होती है, वहाँ पे डिबेट होती है, ग्रीवेंस एड्रेसल होते हैं, मीन्स क्या है, सिंपल सी बात है ना, डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन है ये हमारा। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपको विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन करना है, रिप्रेजेंटेशन बताना है क्योंकि पावर्स जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन की है, लेजिस्लेटिव की है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो ये सब हमारे आंसर में वर्ड्स आने चाहिए। अब हमारा डिटेल आंसर देख लेते हैं। तो यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा, वो क्या है, लोअर एंड डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का। ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है, वही लोकसभा सोच के चलो, है ना, लॉ बनाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल रखेगा, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करवाएगा, है ना। अब देखो कंपोजिशन वाला पार्ट तो ऑलरेडी बताया, 403 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों से, और किस बेसिस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल से जो ऊपर है वो लोग वोट दे सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, वोट तो हम 18 साल के होने पर दे देते हैं, है ना, ये भी मैंने बताया था, नोट कर लेना इसको भी, है ना। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था ये, है ना, उससे पहले क्या था 21 साल का। अब ये जो मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहे हैं वो कितने इस साल के होने चाहिए, तो 25 ईयर्स। जो हमारे लोकल लेवल्स होते हैं उसके लिए, लोकल लेवल्स मीन्स पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़, वहाँ पे एज चाहिए होती है 21 ईयर्स, बट हमारे यहाँ पे कितनी चाहिए, 25 ईयर्स, ये याद रखना है। चलो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके आगे देखते हैं। अब क्या है, इलेक्शन तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, टर्म होता है नॉर्मली 5 साल का, और उससे पहले डिसॉल्व भी हो सकती है ना, कि मान लो कि जैसे मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, है ना, तो उस टाइम पे भी, या कुछ और इश्यूज आ गए जैसे आपने पढ़े होंगे, है ना, कि कई केसेस में क्या होता है, अगर मान लो सीएम की डेथ हो गई या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी डिसॉल्व हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और बढ़ भी जाती है, जस्ट नेशनल इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, 1 साल के टाइम के लिए जो उसका लाइफ है वो बढ़ा सकती है स्टेट असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से याद रखना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होंगे। अब क्वालिफिकेशन हम आर्टिकल 173 के अंडर है, अरे ये आई गया ना, मिनिमम एज कितनी है, 25 ईयर्स। अब आता है रिजर्व्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, हम सीट्स को रिजर्व करते हैं एससीज एंड एसटीज के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, तो स्टेट सब्जेक्ट पे हम लॉ बनाएंगे, कंकरेंट सब्जेक्ट्स पे भी हम लॉ बना सकते हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये मान लो स्टेट ने किसी और को पावर दे दी किसी काम के लिए, तो वो क्या करेगी, उस पर नज़र रखेगी ना कि आप काम सही से कर रहे हो या नहीं सही से कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ याद रखनी है। ऑर्डिनरी बिल्स लेकर आते हैं, है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखो फाइनेंशियल पावर क्या है, स्टेट बजट को डिस्कस करते हैं, जो मतलब एग्जामिन करेंगे, वोट करते हैं किस पे, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए। मनी बिल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, स्टेट सेंट्रल लेवल पे कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में, और यहाँ पर भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं। टैक्सेशन पावर होती है, एप्रोप्रिएशन मीन्स
जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है वहाँ से अगर हमें मनी को विड्रॉ करना है तो उसको भी ऑथोरिटी ये दे मतलब ऑथोराइज यही करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं ये। ओके, अब देखो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स वही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन आवर्स में मेंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेंबर्स पूछते हैं हमारे मिनिस्टर से क्वेश्चन पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, स्कीम्स या जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी। मोशंस लाई जाते हैं जहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है, जैसे एडजर्नमेंट मोशंस हो गए, कॉलिंग अटेंशन मोशंस हो गए, बाकी और जो पार्लियामेंट्री डिवाइसेज हैं तो उसे कहते हैं जो भी पब्लिक इश्यूज चल रहे हैं उसको रेस करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ना, अगर ये पास हो गया तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है ना, देखा होगा ये आपने। डिबेट्स होती हैं कि पॉलिसी को ऐसी होनी चाहिए, डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं, ये सब। अब बात करते हैं कमेटी फंक्शंस की, हमारी कमिटीज़ भी होती हैं। तो कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई, ये हमारे जो एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने, जो कैग रिपोर्ट्स है उसको देखती है। एस्टीमेट कमेटी हमारी इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट मैनर्स को देखती है कि जो एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमिकल था, एफिशिएंट था या नहीं था। पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ये रिव्यू करती है जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना उनके फंक्शन को रिव्यू करेगी। फिर हमारी हर डिपार्टमेंट को सिक्योर मतलब चेक करने के लिए कमेटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्क्रूटनी कमेटीज़। ये उनके जो अपने सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये काम करती हैं, उन पर नज़र रखते हैं। बाकी के फंक्शंस क्या है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, डेलिब्रेट करते हैं, है ना, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट होगा, पॉलिसी पर डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रोल देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शन भी हो रहे हैं ना। अब देखो जो इलेक्टेड MLAs हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रोल देखो यहाँ पर, तो जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 368 में कि एक तो हमारे सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं अमेंडमेंट, तो उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं अंडर आर्टिकल 368। बट दो प्रोविजंस आते हैं, एक तो हमारे होते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, एक होते हैं स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब आधे स्टेट से उनकी सहमति पूछी जाती है, तो उस वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल भी है। अब हम कंक्लूजन में क्या बोल देंगे, जो उत्तर प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, वाइटल मैकेनिज्म है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमारी लेजिस्लेटिव रिसर्च को, जो कमिटीज़ स्क्रूटनी है उसको, और कंस्ट्रक्टिव डिबेट पे फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी असेंबली काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी, इफ़ेक्टिव होगी, जिससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंटल नीड्स पूरी होंगी और हमारे यूपी क्या हो जाएगा, विकसित भारत में। आप कनेक्ट करवा सकते हो कि जब यूपी विकसित होगा तो वो क्या करेगा, हमारा जो विकसित भारत है उसमें अपना रोल प्ले काफ़ी अच्छे से कर सकता है टुवर्ड्स द 2047 टारगेट। ओके, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को और एनहांस कर सकते हो। तो आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी इशू हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी इशू हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी में इशू आ रहा है या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आपको नोट्स वगैरह चाहिए, या किसी क्लासेस के लिए भी आपका सजेशन है, मतलब हर बार ये नहीं कि आपको ज़रूरत है बट आपका कुछ सजेशन है कि हम ऐसे कर लेते हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी मतलब चेंजेस लेकर आ जाएंगे कि, और मान लीजिए हो सकता है कि आपका कुछ और आइडिया हो जो और बेटर हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। तो अपने आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा। एंड बाकी अगर आपको क्लासेस अगर पसंद आ रही हों और पसंद से भी ज़्यादा अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर एंड टू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बाकी आपके जितने भी नोन पर्सन्स हो, फेलो एस्पिरेंट्स हो, उनके साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो कल हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा ये 2025 का GS5 का पेपर। तो हमारे बच्चे हैं अब सिर्फ 4 क्वेश्चंस, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो कल इसको कंप्लीट करके फिर हम हमारे चलेंगे जो हमारा याद एक बार देख लेंगे। आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा कि GS6 का पेपर हम उठाएं 2025 का, या पहले 2025 के सारे पेपर्स कंप्लीट कर लें। ओके, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।